नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। इन दो विधानसभाओं हिमाचल और गुजरात के चुनाव के संबंध में हिमाचल विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया है और गुजरात विधानसभा का चुनाव ही अभी बाकी है और उसका पहला चरण आज है और दूसरा चरण 5 को है। तो भारतीय अवाम ताकत दल जो अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से और विशेषकर हमारे गुजरात में रहने वाले भारतीय भाई बहनों से ये विनम्र विनती है कि ये हमारे आवाम की, हमारे देशवासियों की दूसरी और वास्तविक आज़ादी है, आज़ादी की लड़ाई है। किससे? काले अंग्रेजों के खिलाफ। गोरे अंग्रेजों को भगा दिया गया। किसने भगाया? हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस जो कि मुजफ्फरपुर बिहार के थे, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती जो कि तमिलनाडु के थे, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई झांसी की, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा कर्नाटक की, अमर शहीद श्रीमती रानी गैडेलियू नागालैंड इत्यादि लोगों ने अपनी कुर्बानी और शहादत और अपना भारत माता की बलवेदी पर सर्वस्व न्यौछावर करके इस मुल्क को और हम सभी को आज़ादी दिलाई और गोरे अंग्रेजों को भगा दिया। भगत सिंह ने अपनी जो किताब थी कि मैं नास्तिक क्यों बना, भाई आई एम एथेइस्ट, उन्होंने ये कहा कि हम अपनी कुर्बानी और जान देकर, प्राण देकर के, फांसी पर चढ़ करके इन गोरे अंग्रेजों को तो भगा देंगे। लेकिन इसी देश में जो पैदा हुए काले अंग्रेज, जो उन गोरे अंग्रेजों से प्रेरणा कह लीजिए, शिक्षा दीक्षा ट्रेनिंग जो लिए हुए हैं, जो कि हमारे देश को जातिवाद या जातिवाद की कट्टरता, संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता की कट्टरता, भाषावाद व भाषावाद की कट्टरता, प्रांतवाद व प्रांतवाद की कट्टरता और क्षेत्रवाद, समूहवाद और इत्यादि खतरनाक हथियारों से हमारे भारतीय समाज को विभक्त कर रहे हैं, बांट रहे हैं, विघटन कर रहे हैं और इन्हीं भारतीय समाज विरोधी और देश विरोधी
गतिविधियों के बूते हमारे भारतीय भाई बहनों को मानसिक गुलाम बनाकर उनसे वोट छीनते आ रहे हैं। यही सबसे बड़ा दुख का विषय है। और हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं वो इन्हीं मानसिक गड्ढों में, जातिवाद के मानसिक गड्ढों में और संप्रदायवाद, सांप्रदायिकता के गड्ढे में, भाषावाद की मानसिकता के गड्ढे में, प्रांतवाद की मानसिकता के गड्ढे में अभी फंसे हुए हैं। और भारतीयता और एक राष्ट्र की भावना से रहित होकर के वो इन्हीं जो ताकतें हैं, जो विघटनकारी और विखंडनकारी ताकतें, इनके मानसिक गुलाम बने हुए हैं। तो इस प्रकार मानसिक गुलाम जो इन्होंने बना रखा या हमारे भारतीय भाई बने हुए हैं, अमूमन कुछ जागृति हो रही है जो भारतीय वाम ताकत दल के द्वारा। तो इनसे ये जो ताकतें वोट जो है छीनती जा रही है और सत्ता में हासिल होती जा रही है। यही इस मुल्क के दुखड़े की जड़ है। तो भारतीय जनता दल का यह आह्वान है, विनती है, आग्रह है कि इन ताकतों को नष्ट में नाबूद करना है। दूसरी आज़ादी की यह लड़ाई है, दूसरी आज़ादी की क्रांति है। लेकिन ये इसमें थोड़ा फर्क है। वो आज़ादी की लड़ाई ये थी कि आपको धरना करना पड़ता था, प्रदर्शन करना पड़ता था, झंडे लेकर के गर्मी में पसीने उसीने बहा करके दौड़ना पड़ता था। ऐसा कुछ नहीं है। ये है शांतिपूर्ण, या जिसको बोलते हैं वेलवेट रेवोल्यूशन, एक शांतिपूर्ण क्रांति के जरिए। और वो माध्यम है इलेक्शन, चुनाव। तो आपको ईवीएम मशीन पर अपना यही निश्चय प्रकट करके इन काले अंग्रेजों को भगाना है, इनको नष्ट में नाबूद करना है। तो अभी फिलहाल चूंकि भारतीय जनता दल जो अभी नहीं आ पाया है, वो संसाधन की सीमाएं रही हैं। संसाधन भी एक बहुत बड़ा कार्य है, उसको जुटा रहा है और बहुत जल्द आएगा। हालांकि बहुत दिनों से कह रहा है, लेकिन आ नहीं पाया, लेकिन आएगा जरूर और जल्द ही आएगा। तब तक जो इस मानसिकता से बाहर आकर के कि कोई विकल्प नहीं है, नोटा एक बहुत ही कारगर और एक इफेक्टिव विकल्प है। लेकिन उसमें आवश्यकता इस बात की है कि इस नोटा का प्रतिशत कम नहीं होना चाहिए। यदि वो नोटा का प्रतिशत 10% है, 20% है, 50% है, 60% है, तब वो कारगर नहीं होगा। वो कारगर तब होगा जबकि वो 95% या उसके ऊपर जाए। तब जो है चुनाव आयोग भी मजबूर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी मजबूर हो जाएगा जनता की इच्छाओं के आगे। तो नोटा एक बहुत सशक्त विकल्प है। तो हमारे गुजरात के आदरणीय भारतीय भाई बहन भारतीयता के भाव को जगाते हुए भारतीयता के आधार पर एक होकर के इन काले अंग्रेजों को पस्त करने के लिए, नष्ट में नाबूद करने के लिए ईवीएम मशीन पर नोटा का इस्तेमाल करिए। नोटा को कदापि मत भूलिए, आज भी और तारीख 5 को भी। तो नोटा 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 करिए। इसके बाद जो है आपकी इच्छाओं के अनुसार इसके रास्ते बनेंगे। और ये निश्चय जो है आप में जो इस राजनीतिक माहौल के खिलाफ जो आपका क्रोध है, आपका जो रोष है, जो आपका गुस्सा है, जो आपकी खिन्नता है, उसको ईवीएम मशीन पर नोटा के रूप में प्रकट करिए। कल के वीडियो में यह समझाया गया था कि हमारे देश में एक नफरत का माहौल बनाया जा रहा है और उस नफरत का माहौल बनाने में सभी पार्टियां उसमें शामिल हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं। बल्कि इसके संबंध में एक
जो है बहुत जागरूक हमारे भारतीय भाई बहन यह कहते हुए देखे गए कि जब भी ये नफरत फैलाई जाती है, अब नफरत कोई भी फैलाए, चाहे बीजेपी की ओर से नफरत फैलाई जाए, चाहे ये जीएनपीसी या गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी कांग्रेस के द्वारा फैलाया जाए या किसी के द्वारा फैलाया जाए, और इसके आधार पर जब हमारे भारतीय समाज में बिखराव आता है, विघटन बढ़ता है, विघटन होता है, तो इसका फायदा सभी राजनीतिक पार्टियों को मिलता है। ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि जब भी इस तरह से नफरत फैलाई जाती है, नफरत फैला करके इस विघटन को, इस बिखराव को और खराब किया जाता है और चौड़ा किया जाता है और इसको प्रदूषित किया जाता है, इसका लाभ हर एक पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो जीएनपीसी या कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे नेशनल, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो, वाईएसआरसी हो, टीडीपी हो, अकाली हो, और डीएमके, एआईएडीएमके हो, बीजेडी हो इत्यादि, और ये आम आदमी पार्टी, सभी विघटनकारी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के बीच में, सबको इसका लाभ मिलता है बिखराव का, और जब भी कोई नफरत की बात फैलाई जाती है उसका लाभ सबको मिलता है। तो ये सब एक दूसरे के आप लोग देखते हैं, एक दूसरे के ऊपर एक कृत्रिम दिखावा आरोप लगाते हैं, लेकिन उनके मन में ये रहता है कि जितना ही बिखराव रहेगा इसका फायदा हर एक पार्टी को मिलेगा। तो बिखराव बना रहे, ये सारे काले अंग्रेज जो कि राजनीतिक दलों के वेश में जो कि विघटनकारी ताकतें हैं, हमारे भारतीय समाज और हमारे देश के शत्रु हैं। तो विघटन का, बिखराव का और नफरत का जो कि हमारे देश के लिए अभिशाप है, जहर है, उसका लाभ सबको उसका लाभ सभी राजनीतिक दलों को मिलता है। ये इतनी बड़ी बात हमारे एक जागरूक भारतीय भाई बहन ये कहते हुए देखे गए। और इसी संबंध में भारतीय जनता दल ने जो पिछले एपिसोड में बताया था कि जो नफरत फैलाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र या कह लीजिए बहुत बड़ा कुचक्र चलाया जा रहा है, और विभिन्न तत्वों के द्वारा विभिन्न क्षमताओं में विभिन्न वेश बदल करके विभिन्न रूपों में, और वो विभिन्न रूपों से मतलब सबसे पहले नाम आता है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का, इसके बाद यति नरसिम्हानंद सरस्वती, इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी, इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी के साथ उसका छोटा भाई जो अकबरुद्दीन ओवैसी भी उसी के साथ है, या उसकी पार्टी भी आप कह सकते हैं। इसके बाद तौकीर रजा, शफीकुर रहमान वर्क, और वामन मिश्रम, चंद्रशेखर रावण, प्रकाश अंबेडकर और राजरत्न अंबेडकर इत्यादि सभी जो है देश में जो ये सरेआम छाती तान करके, सीना चौड़ा करके, बेखौफ, बेरोक टोक, अनब्राइडल्ड वे में नफरत जो फैला रहे हैं, और इस प्रकार के और भी यदि ठीक से उनकी जांच की जाए तो चीन के पैसों पर, चीन के इशारे पर, चीन की फंडिंग पर, चीन के मंसूबे को वो अंजाम दे रहे हैं जो है। और ये इस तरह के तत्व, क्योंकि चीन को अच्छी तरह मालूम है कि वह भारत से सीधी लड़ाई, सीधी टक्कर में वो जीत नहीं सकता, और भारत को वो कमजोर करना चाहता है अंदर से। तो कमजोर करने की भूमिका में ये सभी हैं, और इसलिए भारतीय जनता दल ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये सब के सब चीन के एजेंट हैं। हमारे भारतीय भाई बहन भी
बिल्कुल जाने कि ये जितने भी हमारे देश में नफरत फैला रहे हैं वो चीन के ही एजेंट हैं, चीन के मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं हमारे देश को कमजोर करके। और भारतीय जनता दल का जो ये संदेश गया कल के एपिसोड के द्वारा, या यूं कह लीजिए उसने एक गूगली का भी काम किया। गूगली का काम इसलिए इस तरह से किया कि जैसे मैंने ये नाम लिया है अभी कुछ तत्वों का, जिन तत्वों का हमने नाम लिया भी नहीं वो भी सामने आ गए कि हमको भी चीन का एजेंट कहा जा रहा है, जबकि उनका नाम नहीं लिया गया। उनको भी यह आभास हुआ कि वो भी नफरत फैला रहे हैं और उनको भी चीन का एजेंट कहा जा रहा है, और वो भी एक दिन इस बात से बेनकाब हो जाएंगे कि वो भी चीन के एजेंट है। उनमें है एक सुदर्शन एक टीवी चैनल को चलाने वाला सुरेश चौहान के इत्यादि। तो सभी नफरत जो अभी नाम बताया गया है, जो नफरत फैलाने वाले हैं, ये हमारी आवाम, और इनको ठीक तरह से पहचान ले कि ये चीन के पैसे पर चीन के मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं इस भारतीय समाज को अंदर से कमजोर करने का, तो बहुत कुछ कल्याण हो जाएगा। और यही नहीं है, ये मीडिया का जब भी आप देखेंगे पूरी उसकी परिचर्चा या डिस्कशन जो भी है वो हिंदू मुस्लिम से उससे भरा हुआ है। और जो है, और भी जो इस तरह से जो परिचर्चा होती है सिर्फ हिंदू मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम कर देना, ये इन विखंडनकारी ताकतों जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, उनके जो पैरोकार जो हैं, जो पत्रकार और मीडिया के लोग, चूंकि इस जो कड़वी हकीकत है इस पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, चूंकि इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसी को पोषक हैं, विखंडन और देश में नफरत फैलती रहे, इसी स्थिति के वो पोषक हैं। तो भारतीय जनता दल पर एक आरोप मढ़ते हैं कि भारतीय जनता दल और मैं जो है वो लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको गौर से देखें कि जिसको ये लोकतंत्र कह रहे हैं ना, इनके लोकतंत्र का मतलब है कि जातिवाद के आधार पर अर्जित लोकतंत्र, सांप्रदायिकता या जातिवाद आधार पर या जातीय घृणा के आधार पर या कट्टरता के आधार पर, उसी प्रकार सांप्रदायिक या सांप्रदायिकता के आधार पर अर्जित लोकतंत्र। सांप्रदायिकता में जो ध्रुवीकरण है, जो 80-20 की बात करती रहती है बीजेपी, तो उसी सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद के जहर पर अर्जित लोकतंत्र, भाषावाद के आधार पर अर्जित लोकतंत्र, भाषावाद की कट्टरता के आधार पर अर्जित लोकतंत्र, और इस प्रकार प्रांतवाद की कट्टरता पर अर्जित लोकतंत्र। इसी प्रकार और जो हमारे देश की जो बुराई है, जो देश का जो जहर है, उसके आधार पर अर्जित लोकतंत्र। ऐसी बात धन बल के आधार पर, बाहुबल के आधार पर, और कहीं कहीं तो चुनाव में धांधली करके, यानी इलेक्शन को रिग करके ये अर्जित लोकतंत्र को ये लोकतंत्र कहते हैं। तो इनका लोकतंत्र यही है। भारतीय जनता दल बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को कहना चाहता है कि इस लोकतंत्र को
इस भारत की पावन धरती से जाना ही जाना है, उसका विनाश होना ही होना है, जिसके ये पोषक हैं। और कभी कभी चूंकि देखिए, न तो इनको लोकतंत्र से लगाव है, न तो इनको संविधान से लगाव है, न तो इनको देश से लगाव है, लेकिन ये शब्द रटते रटते जहां इनको स्वार्थ रहता है वहीं पर इन्हीं शब्दों को ये सब जो है चिपका देते हैं। संविधान, जो जीएनपीसी हमेशा संविधान की हत्या करती रही है, और उसी जीएनपीसी की ये भांट हैं। इन भांटों का नाम मैं अक्सर वो लेता भी रहता हूँ, बताता भी रहता हूँ। उसमें सबसे बड़ा भांट है रवीश कुमार है, अभिषार शर्मा है, आशुतोष है, अजीत अंजुम है, अमरीश कुमार है, मुकेश कुमार, तमाम इसमें का एक कुनबा है जिनको कि लुटियन गैंग कहते हैं। तो ये उसके पैरोकार हैं, मैंने उसी जीएनपीसी के या वामपंथियों के। तो जीएनपीसी हमेशा इस देश के संविधान की हमेशा हत्या करती रहेगी, उसका वो रिकॉर्ड रहा है। उनके मुंह से निकल रहा है कि यूट्यूब वाले सर जो संविधान की हत्या कर रहे हैं। देख लीजिए, जैसे कोई गांव गिराज में जो रहने वाले जो भारतीय भाई बहन है वो, और जिस तरह से उनकी भोलेपन की जो मानसिकता है, जरा देखें कि गांव का कोई चोर डाकू हो, वो दूसरे को जो है चोरी का, डकैती का इल्जाम लगाए, वैसे ही है लगभग। तो वक्त तैयार है, लेकिन ये ध्यान में रखिए, ये सारी जो अनैतिक बातें हैं कि समाज के दुश्मन, भारतीय समाज के दुश्मन, इस देश के गद्दार किस्म के जो ये पत्रकारों का गिरोह है, मोरलेस जो है, यह जो है मोदी महोदय के राज में, उनके शासन के तत्वाधान में ये पाले जा रहे हैं। यही टुकड़ा है। ये जो कुनबा है पत्रकारों का, मीडिया का, एक प्रतीकात्मक रूप में विरोध करता है मोदी का, लेकिन उसको मालूम है कि जब तक मोदी हैं तब तक उनको ये पूरी सुविधा मिली हुई है। मोदी जी बोल भी चुके हैं, जितनी भी घटनाएं हुई, सीए पर इतनी बड़ी हिंसा हुई हमारे देश में, वो कृषि कानून के विरोध के नाम पर जो किसान आंदोलन को लेकर के जो इतनी बड़ी हिंसा हुई, और हमारा देश जो है, जो लाल किले पर जो है जो खालिस्तानी आतंकवादी झंडा लगाया गया, और हमारा देश जो है वो शर्मसार हुआ। हमारे दिल्ली पुलिस के 450 या 500 जवान जो है वो घायल कर दिए गए, ये मोदी जी के वो निकम्मा और उनके तत्वाधान में। और जो है दिल्ली को करीब 3 महीने जो है पूरा जाम कर दिया गया था। दिल्ली में जो रहने वाले, दिल्ली के आसपास जो रहने वाले जो है, यहाँ तक कि छोटे किसान जो कि अपनी सब्जी वगैरह उगा करके दिल्ली के मंडियों में बेच करके अपने जीविका बेचारे चलाते थे, वो उनका नारकीय जीवन हो गया। मजदूरों की दैनिक आमदनी, दैनिक मजदूरी छूट के तमाम पूरा नरक को झेल गए, ये मोदी महोदय के तत्वाधान में। और तभी मोदी जी ने कहा कि जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए। और एक बात का तो ये जिनको भी मालूम है, राहुल गांधी ऐसे गद्दारों से लेकर के, सोनिया गांधी ऐसे गद्दारों से लेकर के, कम्युनिस्टों के जैसे गद्दारों से लेकर के, ये पत्रकारों ऐसे देश विरोधी जो पत्रकार हैं, रवीश कुमार या ये आशुतोष वगैरह, उनको मालूम है ये सुविधाएं तभी तक हैं जब तक ये निकम्मा जो है, ये मोदी जो वो शासन में बैठा हुआ है, वो और नकली राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके। जिस वक्त कोई देशभक्त किस्म का बैठ जाएगा, तो इन सारे देश विरोधी जो इस तरह के तत्व हैं, यानी विभिन्न रूप में, इनका बहुत अच्छे से जो है वो हिसाब इलाज वो कर देगा, और इसकी जरूरत भी है। मोदी महोदय ने सीए पर जो हिंसा हुई,
यानी हिंसक जो है, हिंसा कराने वाले, हिंसा भड़काने वालों को मोदी महोदय ने संरक्षण किया, उसको बचा लिया। सीए पर जो भी हिंसा हुई थी उसको भड़काने वाली सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कराने वाला केजरीवाल। तो मोदी महोदय ने केजरीवाल को भी बचाया, सोनिया गांधी को भी बचा लिया, राहुल प्रियंका को बचा लिया, और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ अमानतुल्लाह और ताहिर हुसैन को देश के सामने दिखा दिया और मीडिया वालों को थमा दिया। और वो दिन रात जो है ताहिर हुसैन अमानतुल्लाह, ताहिर हुसैन अमानतुल्लाह वो कर रहा है। भारतीय वाम ताकत दल सोच रहा था कि हो सकता है कि ये भारतीय वाम ताकत दल ही कर रहा है, लेकिन कल को एक कोई संजय दीक्षित है जो कि यूट्यूब पर वो जयपुर डायलॉग चलाता है, उसने कबूला कि ये सारी जो है निकम्मापनी मोदी महोदय की। जो पश्चिम बंगाल में जो इसका तांडव चल रहा है ममता बनर्जी का, वहाँ की जनता हो और खासकर के बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर जो गुंडागर्दी और माफिया राज से जो बदला ले रही है ममता बनर्जी, उसको ये पाल करके और केजरीवाल जैसे देश के गद्दार को पाल करके मोदी जी जो है हालांकि इतने बेबाक शब्दों में कहने की उनकी हिम्मत नहीं पड़े थी, जब जरूरत इसी बात की है। मैं देखता हूं कि कुछ लोग इस पर थोड़ा सा दीवार छूने जैसी बात करते हैं, लेकिन बेबाकी से जो जनता को जागरूक करना है उससे हमेशा बचते हैं। तो यह समझने की जरूरत है कि इतनी बड़ी मानसिक कुंठा क्यों है। तो जयपुर डायलॉग चलाने वाले संजय दीक्षित तो बस इतना ही कबूले कि भाई उनकी निकम्मापनी है, और भारतीय जनता की निकम्मापनी नहीं, ये ममता बनर्जी जैसे देश विरोधी और हमारी आवाम पर जो है वो जो है अत्याचार वो करने वाली, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद त्रस्त हैं वहां पर पश्चिम बंगाल में, और देश का गद्दार ये केजरीवाल इन सबों को बर्खास्त न करके मोदी महोदय बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं देश के खिलाफ। ये तो है। और इस संबंध में बीजेपी के जितने नेता प्रवक्ता हैं, जैसे केजरीवाल इस देश का गद्दार है, इस पर एक शब्द नहीं बोलते। क्या कि उसका सत्येंद्र जैन है, जेल में है, तो वो मसाज पार्लर खोले हुए है, ये खोले हुए। कितनी नीचता है बीजेपी वालों की कि ये गद्दार को की गद्दारी छुपाने के लिए इस तरह का एक माहौल बना रहे हैं बीजेपी वाले। सत्येंद्र जैन का किस्सा लेके चले आएंगे, तो शराब घोटाले में अनियमितता भ्रष्टाचार की बात लेके चले आएंगे, लेकिन देश के खिलाफ गद्दारी जो है सबसे बड़ा अपराध है। और ये अपेक्षा किससे हो रही है? जो अपने को राष्ट्रवादी कहता है। बाकी से तो मैंने उतनी अपेक्षा नहीं है, लेकिन जो अपने को राष्ट्रवादी होने का दावा करता, दम भरता है, वो इस गद्दार केजरीवाल को पाल रहा है और देश के लोगों को इसी मानसिकता में उलझा रहा है कि केजरीवाल का सत्येंद्र जैन जो है वो जेलों में वो मसाज पार्लर खोले हुए है, शराब घोटाले में उसकी ये अनियमितता, बस इसी में। तो ये राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके बीजेपी वाले इन गद्दारों को पाल करके कितनी बड़ी गद्दारी कर रहे हैं, ये देखने वाली बात है। अरे राहुल के ही ले लीजिए, राहुल की गद्दारी ही ले लीजिए कि ये राहुल गांधी जो है अपने सेनाध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहलवाता है। हमारे भारत ये बात पहले भी बताई गई है, लेकिन ये बात बार बार बताई जाएगी। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जागरूक किया जाएगा। तो ये राहुल गांधी
अपने सेनाध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहलवाता है। दुश्मन पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष बाजवा को गले लगाने के लिए अपने दूत नवजोत सिद्धू को भेजता है। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन खुद इस बात पर फैसला करें कि इस राहुल गांधी से बढ़कर इस देश का गद्दार कौन हो सकता है, बताएं। 4 साल पहले डोकलाम के मुद्दे पर, जो कि डोकलाम इलाका पड़ता है भूटान का, और उसमें जो है डोकलाम एक ऐसी स्थिति में है कि चीन की नज़र वहाँ पर इसलिए रहती है कि यदि वहाँ पर जम गया चीन तो जो भारत का नक्शा में जो है वो चिकन नेक की बात आती है, यानी मुर्गा या मुर्गी की गर्दन वाली बात आती है। नक्शा देखिए तो जो ही ये किशनगंज के आगे माने जो चाहे रेल की यात्रा हो चाहे जो कोई रोड से हो, तो लगभग 50 किलोमीटर लंबा, 18-20 किलोमीटर चौड़ा, इतना ही है। और बहुत ही नाजुक, बहुत मार्मिक है वो क्षेत्र, यानी इधर से बांग्लादेश है, उधर से नेपाल है। तो सारे दुश्मनों की, चाहे भारत के अंदर हों चाहे भारत के बाहर हों, खास करके चीन वगैरह की, पाकिस्तान की, उसी चिकन नेक पर ही नजर रहती है। यदि हम चिकन नेक हमने काट दिया, उसने काट दिया, तो पूरा पूर्वोत्तर भारत शेष भारत से कट जाएगा। तो हर वक्त प्रयास रहता है। तो डोकलाम जो है, जो कि भूटान का था, वहीं पर सब वहां तक अपनी पहुंच बनाने के लिए दुश्मन चीन के सेना के लोग जो है, सेना ने अपना जेसीबी और बुलडोजर लेकर पहुंच गए थे। तो भारत की सेना भी समझ गई और भारत की सेना वहां पर पहुंच गई, डट गई। इतनी नाजुक स्थिति में, और ये तो लोगों को भी जानकारी है कि भूटान की रक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। तो लगभग 2.5 महीने मैंने भारत की सेना और दुश्मन चीन की सेना आमने सामने डटी हुई थी डोकलाम के मुद्दे पर, आज से 4 साल पहले। और इस तरह से डटी हुई थी और मामला इतना नाजुक था कि किसी समय इन दोनों देशों में युद्ध भी छिड़ सकता था। ऐसे नाजुक दौर में ये राहुल गांधी दुश्मन चीन के राजदूत से चोरी छिपे रात के अंधेरे में मिलता है। और शुरू में तो मैंने झूठ बोलता रहा, इनकार करता रहा कि वो नहीं मिला है। लेकिन जब उसको लोगों के द्वारा या मीडिया के द्वारा जब घेरा गया, तब इस बात को कबूला कि वो दुश्मन चीन के राजदूत से मिला है। ऐसे दौर में जबकि दोनों देशों की सेनाएं आपस में आमने सामने डटी हों, दुश्मन के राजदूत से मिल करके रात के अंधेरे और चोरी छिपे जो मिल रहा है, हमारे देश के भारतीय भाई बहन खुद इस बात को तय करें, फैसला करें कि इस राहुल गांधी से बढ़ करके देश का गद्दार कौन हो सकता है, बताइए ना। लेकिन वही मैं बता रहा हूं, सिर्फ राहुल गांधी की ही गद्दारी की बात की जाए तो ये हमारे मुल्क के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। वो राहुल गांधी जो दुश्मन चीन के राजदूत से जब मिला, आज तक मोदी महोदय ने उसकी जांच तक नहीं कराई कि आखिर जब मिल करके हमारे देश की कौन सी संवेदनशील सूचनाएं, कौन सी सामरिक महत्व की सूचनाएं वो दुश्मन चीन से इसने साझा किया। इस गद्दार राहुल गांधी ने आज तक इस मोदी महोदय ने जांच नहीं कराई। यही मोदी महोदय की भारत के खिलाफ गद्दारी है। इसी को समझने की आवश्यकता है। और 2008 में ये राहुल गांधी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से, वुहान एक शहर है चीन का, वहां पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करता है। उस लिखित समझौते के दोनों गवाह हैं, ये गद्दार सोनिया गांधी भी और चीन की ओर से जो शी जिनपिंग जो इस समय राष्ट्रपति है, उसमें वो उप राष्ट्रपति था। दोनों के दस्तखत हैं उस गवाही के। और ये समझौता करके कौन कौन सी
सूचनाएं और कौन सा खतरनाक ये खेल खेला, देश को जानना बाकी है। और उसी के एवज में ये राहुल गांधी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौते के बाद रिश्वत लिया $800 मिलियन, $800 मिलियन। और फिर ये बीजेपी वालों की और मोदी की गद्दारी तो देखिए देश के खिलाफ आज तक उसकी भी जांच नहीं करा है कि आखिर वो उस समझौते में क्या है, कौन सी खतरनाक बातें जो है वो साझा कर रहा है ये गद्दार राहुल गांधी। आज तक मोदी महोदय ने उसकी जांच तक नहीं कराई। तो हमारे देश के लोग ये फैसला करें कि इस राहुल गांधी से बढ़कर कौन गद्दार है। और मोदी भी जो इस राहुल गांधी और बीजेपी वाले जो इस राहुल गांधी का बचाव करते हैं, जो है इनसे भी बढ़कर देश का गद्दार कौन होगा बताएं। और यही नहीं, किस तरह से बीजेपी वाले साजिश करते हैं। बीजेपी वालों की इस गद्दार राहुल गांधी को बचाने की जो साजिश है उसको भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल देखें। इसके प्रवक्ता बोलते हैं, इसके प्रवक्ता राहुल को गद्दार नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? 52 वर्ष का बच्चा, अबोध बालक। ये राहुल गांधी हमेशा विरोध ही करता रहता है। इसको अक्ल नहीं है, ये अक्ल का कच्चा है और राजनीतिक अपरिपक्व है, या अधिक से अधिक पप्पू है। पप्पू को लेकर के सोशल मीडिया में आप देखेंगे तमाम चुटकुले बीजेपी के द्वारा एक रचना है, एक व्यू है कि इस गद्दार राहुल गांधी को पप्पू समझ करके, पप्पू मानकर कि इसी में आनंद उठाइए, इसके आगे मत बढ़िए, इस जानकारी मत प्राप्त करके ये गद्दार भी है। तो एक गद्दार को पप्पू के रूप में पेश करके इस राहुल गांधी की गद्दारी को ढकने की जो साजिश है बीजेपी की, इसी को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे सभी आदरणीय आवाम जरा इसको बहुत गौर से देखें। पप्पू के रूप में सब ये पेश करते हैं, पप्पू के रूप में आनंद लीजिए। कितनी बड़ी साजिश है बीजेपी की इस देश के खिलाफ। और 2 साल पहले लद्दाख के मुद्दे पर चीन की सेना और भारत की सेना आमने सामने डटी हुई थी, वो भी लगभग 3 महीने तक डटी हुई थी। ये राहुल गांधी चीन की जो दुष्प्रचार वाली जो मशीन है, जो प्रोपेगेंडा मशीन है, जिसका नाम है ग्लोबल टाइम्स, उसके द्वारा दुष्प्रचारित, उसके द्वारा जो भी दुष्प्रचारित अफवाह है, उसी अफवाह का आधार बनाकर के ये राहुल गांधी चीन के पक्ष में और भारत के खिलाफ हमेशा ये माहौल बनाता रहा। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय अवाम इस बात को गौर करे, समझे, फैसला करे कि इस राहुल गांधी से बढ़कर के इस देश का गद्दार कौन हो सकता है। हमारी सेना जब सर्जिकल स्ट्राइक करती है और इतनी बहादुरी का परिचय देती है, यानी दुश्मन पाकिस्तान के इलाके में जो आतंकी शिविर हैं और आतंकी ठिकाने हैं, उनको नष्ट करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करती है। हमारी सेना के शौर्य पराक्रम को नीचा दिखाने के लिए, उसके मनोबल को तोड़ने के लिए ये गद्दार राहुल गांधी सबूत मांगता है। उसी प्रकार हमारी जब वायुसेना जो है पाकिस्तान के बहुत अंदर में घुस करके आतंकी ठिकानों को, आतंकी शिविरों को नष्ट करने के लिए बालाकोट एयर स्ट्राइक करती है, तो हमारी भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम को नीचा दिखाने के लिए और उसके मनोबल को तोड़ने के लिए ये फिर ये गद्दार राहुल गांधी सबूत मांगता है।
और देश के बाहर जाकर के ये कहता है कि हमने तो देश में पेट्रोल छिड़क दिया है, केरोसिन छिड़क दिया है, और जो उसने कहा उसने करके दिखाया। फिर अग्निपथ को लेकर के जो इसने देश में आग लगाई, वो इस बात को साबित कर दिया कि उसने जो है देश में आग लगाने के लिए ही जो है उसने पेट्रोल या केरोसिन छिड़का हुआ है। और तो और इस देश को वो राष्ट्र ही नहीं मानता है। ये सारी बातें बीजेपी वाले जानते हैं, लेकिन इस बीजेपी वाली इस राहुल गांधी को, यानी भारतद्रोही और देशद्रोही, भारत का दुश्मन, देश का गद्दार के रूप में बेनकाब न हो, इसकी साजिश करते रहते हैं बीजेपी वाले। तो बीजेपी वालों की भी गद्दारी हमारे देश के लोग, और खासकर के कब राष्ट्रवाद का जो मुखौटा जो पहने हुए हैं, ये समझने की आवश्यकता है। इसी प्रकार जो है नेहरू की तमाम गद्दारियां ये छिपाते रहते हैं बीजेपी वाले। अपने इसी पाप को ढकने के लिए एक दूसरे तरह की वो साजिश का सहारा लेते हैं। साजिश का सहारा ये लेते हैं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नाम लेंगे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर, और फिर आक्रांता, मुगलों पर आक्रमण, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ जो है वो हर वक्त जो है वो उनको नीचा दिखाना, ये उनका जो ये जीएनपीसी हुआ, कम्युनिस्टों को हुआ, और उनको बचाने का जो पाप है उसको ढकने के लिए इस तरह की साजिश का ये प्रयोग करते हैं। फिर लगता है कि ये सनातन के बड़े रक्षक हैं, हिंदू या हिंदुत्व के बड़े बहुत बड़े जो है मसीहा हैं, पुरोधा हैं। ये सब साजिश सिर्फ इसलिए कि अपने इतनी खतरनाक जीएनपीसी, इतने खतरनाक कम्युनिस्ट और भी ताकतों को जो रक्षा करने का जो पाप है उसी को ढकने के लिए। और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन यह भी जान लें कि जो भारतीय जनता दल ये तथ्य रख रहा है, अब इसको बीजेपी के जितने भी माने अंधभक्त किस्म के पत्रकार हैं वो भी कबूलने लगे हैं। जैसे मैंने बताया ना कि वो संजय दीक्षित वो खुद का बता रहे थे कि भाई ये सारे देश के दुश्मन, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे केजरीवाल गद्दार हो, तो उसको ये बचा रहे मोदी जी। अब वो हो सकता है कि दीवार छूने वाली जो प्रवृत्ति है उसके अनुसार वो बचा रहे थे, लेकिन इस तथ्य को वो कबूल रहे थे। और हर्षवर्धन त्रिपाठी भी एक बार कबूल रहा था, मनीष ठाकुर भी कबूल रहा था, लेकिन वही बस दबी जमान से। सवाल इस बात का है कि राष्ट्रवादी बनते हो और राष्ट्र के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश चल रही है, उस पर जो है दबी जमान से कि हमने इसके संबंध में दीवार छू लिया, उसका नाम ले लिया, ऐसे तो नहीं होता ना। तो कल के दिन जो है वो कश्मीर फाइल पर एक बात चली थी और पता चला कि शायद कोई इजराइल का, और जो कि जैसे भारत में तमाम भारत विरोधी तमाम तत्व यहाँ पर है, इजराइल में भी एक इजराइल विरोधी कोई है, उसको सूचना प्रसारण मंत्रालय के कुछ अधिकारी उसको फिल्म फेस्टिवल जो गोवा में लगता है उसका अध्यक्ष बना दिया, और उसने कश्मीर फाइल पर जो है वो लपेट लिया भारत को। तो इस विषय में इजराइल की सरकार ने तो माफी मांगी, लेकिन जिस सूचना प्रसारण मंत्रालय ने उसको अध्यक्ष बनाया उसकी सिट्टी पिट्टी गुम है। अनुराग ठाकुर जो उसका मंत्री है उसकी सिट्टी पिट्टी गुम है। बीजेपी वालों की सिट्टी पिट्टी गुम है कि इन्हीं लोगों ने वो जो इजरायली है जो कि कश्मीर फाइल पर भारत के खिलाफ तमाम वो आग उगला,
तो ये इन्हीं बीजेपी वालों की मोदी सरकार के मंत्रालय माने सूचना प्रसारण मंत्रालय के ही अधिकारियों ने उसको उस फिल्म फेस्टिवल का अध्यक्ष बनाया। तो इस पर जो है कुछ नहीं बोलेंगे। तो यह इनका जो राष्ट्रवाद है बीजेपी वालों के बिल्कुल खोखला, झूठा और छली और कपटी वाला है। तो कल जो है कश्मीर फाइल पर जो है बात हो रही थी। कश्मीर मैंने भारतीय जनता दल ने कुछ इसी तरह के एपिसोड में स्पष्ट किया था कि कश्मीर जो समस्या है और उस समस्या में हमारे खास करके कश्मीरी पंडितों के साथ जो इस तरह का बने घिनौना और अकल्पनीय व्यवहार हुआ, उसकी जड़ में गद्दार जवाहरलाल नेहरू है। पूरी कश्मीर समस्या का कि देन जो है उसी गद्दारी का एक नमूना है वो। ये तथ्य है और उसके विषय में अभी मैं बता रहा हूं। लेकिन ये बीजेपी वाले, चाहे वो कश्मीर फाइल हो, इस प्रकार जो है ताशकंद फाइल बनी है सिर्फ जो है गद्दार नेहरू को बचाने के लिए, गद्दार इंदिरा गांधी को बचाने के लिए इस तरह की साजिश कर रहे हैं सब। वास्तव में देश को समझना पड़ेगा कि जितनी गद्दार और देश की दुश्मन जेएनपीसी है, इसे जेएनपीसी को बचाने वाली बीजेपी भी उतनी ही गद्दार है, उतनी ही गद्दार है। ये समझना पड़ेगा। ताशकंद फाइल जो बनवाई गई सिर्फ जो है गद्दार इंदिरा गांधी को बचाने के लिए। ये कश्मीर फाइल पिक्चर बनाई गई सिर्फ नेहरू की गद्दारियों को छुपाने के लिए, और नेहरू की गद्दारियों को छुपा करके इसको वो हिंदू बना मुस्लिम की ओर घुमा देने के लिए। ये गद्दारी है बीजेपी वालों की। तो नेहरू की गद्दारियों के विषय में जरा सुनिए आप लोग। जब वो यानी जो कश्मीर रियासत का जो राजा था हरि सिंह, जब उसने ये घोषणा किया कि हम न तो भारत में मिलेंगे न तो पाकिस्तान में मिलेंगे। ये तो आप लोग जानते हैं कि जब अंग्रेज छोड़ के गए तो कम से कम 562 रियासतों को वो आज़ाद करके गए कि भाई आप आज़ाद हैं, आपकी स्वतंत्रता है, चाहे पाकिस्तान मिले चाहे भारत मिले, या अपने को स्वतंत्र रूप में रहें। सरदार पटेल ने अपनी कूटनीतिक कौशल के सहारे जो है कूटनीतिक कौशल के द्वारा जो है 559 रियासतों को तो जो है विलय संधि पर हस्ताक्षर करके वो मिला लिया था, और 3 रह गए थे, एक कश्मीर, एक जूनागढ़, एक जो है हैदराबाद को तो उन्होंने ऑपरेशन पोलो के द्वारा उसको कब्जा कर लिया, और वो वहाँ का जो नवाब था वो हैदराबाद का वो भाग गया। जूनागढ़ में वहाँ की पब्लिक से ही जो है इतना यानी विद्रोह करवा दिया कि वो जूनागढ़ का भी नवाब भाग गया। अब रह गया जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का जो राजा था रियासत का, उसका नाम था हरि सिंह। हरि सिंह ने कहा भाई हम तो बिल्कुल आज़ाद रहेंगे, न तो भारत में मिलेंगे न तो पाकिस्तान में मिलेंगे। पाकिस्तान ने सोचा कि भाई ये बहुत अच्छा अवसर है, उसने अपनी सेना कबीलियों के भेष में भेज दिया, और वो उसकी सेना कबीलियों के भेष में पूरे जम्मू कश्मीर में फैल गई थी। और उन माने पाकिस्तान की सेना के आगे जो कश्मीर रियासत की यानी जम्मू कश्मीर रियासत की सेना कब तक टिक पाती, तो विवश हो गए। तो हरि सिंह ने अपने सलाहकार मेहरचंद महाजन, MC महाजन, जो कि बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने थे, उनको भेजा, और फिर वो नेहरू से मिले। फिर सरदार पटेल से जब मिले तो सरदार पटेल ने दो टूक शब्द में कहा कि भाई भारत आपकी रक्षा क्यों करे,
हमारी सेना आपकी की रक्षा के लिए आपकी रक्षा के लिए क्यों 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 जाएगी? इस सवाल का आशय वो समझ गए। इस सवाल का आशय जो है मेहरचंद महाजन जो है, MC महाजन समझ गए। जाकर उन्होंने हरि सिंह को बताया। तब हरि सिंह आए और उन्होंने विलय संधि पर हस्ताक्षर कर दिया, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिया। और इसी तरह से सभी रियासतों का, यानी 559 रियासतों का इसी तरह विलय हुआ था। तो उनके हस्ताक्षर के बाद ये विलय जो है अंतिम और पूर्ण रूप से हो गया। उसके बाद जो है कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो गया। ये सच्चाई है। अब इसके बाद जो है या 19 अक्टूबर या इसके बाद हमारी सेना गई, कश्मीर गई, भारतीय सेना। कोई सड़क का रास्ता नहीं था, सिर्फ हवाई जहाज से जाना था। और वहाँ का जो माने कि हवाई अड्डा था, एरोड्रोम था, वो भी क्षतिग्रस्त कर लिए या काफ़ी धूल उल थी। तो धूल पर पानी उनी छिड़क करके जहाज़ों को उतारा जाता था। तो इस तरह की दिक्कतें थी उस समय। तभी हमारी सेना गई और पाकिस्तानी सेना जो कि कबीलियों के भेष में और जम्मू कश्मीर के नक्कर में फैल गई थी, उसको निकाल बाहर किया, उसको खदेड़ा जम्मू कश्मीर से। तो इसमें उसको लगभग 1 साल से ऊपर या 1.25 साल उसको लग गए अपनी सेना को। जब हमारी सेना पाकिस्तान की सेना को हरा करके उसको खदेड़ रही थी, जीत रही थी, तब इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की छाती फूल रही थी। और इसने पहली जो गद्दारी किया वो कहा सरदार पटेल से कि चूंकि सरदार पटेल जो थे उसमें भारत के गृह मंत्री के साथ साथ वो उप प्रधानमंत्री भी थे। तो इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल से कहा कि सरदार साहब जो है जम्मू कश्मीर को मुझे देखने दीजिए और आप बाकी हिंदुस्तान देखिए। पहली गद्दारी जिसको हमारे दक्ष गृह मंत्री जम्मू कश्मीर की जम्मू कश्मीर के मसले को देख रहे थे, उस मसले को सरदार पटेल के हाथों से छीन करके ये अपने हाथ में लिया। ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू। लगता है कि इस एपिसोड में भी वो पूरा उसकी कश्मीर को लेकर उसकी गद्दारियों की लंबी फहरिस्त है। हम तो सिर्फ नमूना बता रहे हैं। लगता है कि इस एपिसोड में शायद पूरा नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। नहीं होगा तो अगले वाले एपिसोड में मैं बताऊंगा। तो इसने अपने हाथ में लेकर के पहला जो काम किया कि हमारी जो सेना जो जीत रही थी, पाकिस्तानी सेना को वहां से जम्मू कश्मीर से भगा रही थी, खदेड़ रही थी, अपनी जीतती हुई सेना पर ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू एक तरफा यूनिलेटरल युद्ध विराम सीज फायर लगा दिया। हमारे भारतीय भाई बहन जरा कल्पना करें कि कोई भी जो कि प्रधानमंत्री हो कि किसी देश का मुखिया हो, शासन का मुखिया हो, अपनी जीतती हुई सेना पर युद्ध विराम थोपता है, वो भी एक तरफा। लेकिन यह गद्दार जवाहरलाल नेहरू ही कर सकता है। उसकी गद्दारी ही उससे करवा सकती है। और कहना जो है अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यदि ये एक तरफा युद्ध विराम नहीं थोपता ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू। देखिए, गद्दार भारतीय जनता दल बार बार उसको कहेगा, बार बार उसको गद्दार, चूंकि इस स्तर का भारत का दुश्मन गद्दार है कि कितना भी वर्णन किया जाए तो फिर भी कितनी बार भी उसको गद्दार कहा जाए फिर भी कम है। यानी ये जो है उन शब्दों की अपेक्षा जो उसकी करतूत हैं वो बहुत ही खतरनाक है। शब्दों से क्या होगा। तो जो इसने एक तरफा युद्ध विराम थोपा तो हमारी सेना को
पूरे कश्मीर को जीतने से रोक दिया। हमारी सेना को यदि हफ्ता 10 दिन या अधिक से अधिक 1 महीना मिल गया होता तो हमारी सेना पूरे कश्मीर को जीत ली होती। और अब चूंकि इसके एक तरफा युद्ध विराम थोपने से जो है कुछ हिस्सा जो है जीतने से वंचित रह गया, वही हिस्सा जो है पाकिस्तान के कब्जे में रह गया। और वही हिस्सा कहलाता है, आज कल आया पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके। वो पीओके कश्मीर समस्या का नासूर बना हुआ है। तो जो पीओके जो है नासूर बना हुआ है, उसके भी पीछे यही गद्दार जवाहरलाल नेहरू ही है, जिसने अपनी जीतती हुई सेना पर एक तरफा यूनिलिटरल सीज फायर युद्ध विराम थोपा था। अब देखिए, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, इसी गद्दारी यहीं तक नहीं रुकती है। फिर इस मसले को इसको जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ले जाता है भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के दखल का दरवाजा खोलने के लिए, ताकि वो दखल दे सके। इतना बड़ा गद्दार था वो जवाहरलाल नेहरू। जैसे मैंने बताया था कि जैसे गांव गिराज में मैंने कोई परिवार है, उसकी कोई प्रॉपर्टी या खेत है, खुद खेत उसी का है, उसी प्रॉपर्टी, उसी की जायदाद है या संपत्ति है। उसको माने नाहक बिला वजह जो है वो पंचायत में ले जाता है, ताकि पंच को उसकी संपत्ति में के मामले में दखल देने का एक रास्ता बन जाए, एक मौका आ जाए। यही गद्दारी किया इसने, जवाहरलाल नेहरू ने। और वहां ले जाकर के जो है वहां संयुक्त राष्ट्र संघ में वो वहां पर कई चैप्टर होते हैं, कई अध्याय होते हैं। एक अध्याय होता है भाई कि आप ये किसी समस्या से मैंने ग्रसित हैं या घिरे हुए हैं, तो आपको सहायता चाहिए, तो उसके लिए अध्याय कुछ अध्याय है। यह 2 देशों के विवाद वाला जो अध्याय में वो जो कश्मीर मुद्दे को डलवाया कि पाकिस्तान के साथ इसका जो है, देखिए जो कश्मीर जिस कश्मीर का भारत में पूर्ण और अंतिम रूप से विलय होने के कारण भारत का अभिन्न अंग हो चुका था, इसको ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राष्ट्र संघ भी ले गया और वहां पर पाकिस्तान के साथ विवादास्पद मुद्दा भी बना दिया इसने। यही तो गद्दारी जो है वो देखने की चीज है हमारे सभी भारतीय भाई बहनों के द्वारा। देखिए, एक बात मैं और कहता हूं कि ये सारी गद्दारियां जो है बीजेपी वाले जानते हैं, अमित शाह भी जानता है। जिसमें धारा 370 और 35 से हटाने की बात चल रही थी, नेहरू की गद्दारी के विषय में एक शब्द नहीं बोला ये अमित शाह जो। तो हमारे देश के लोग समझे कि ये यानी नेहरू को बचाने वाले, नेहरू से गद्दार को बचाने वाले ये बीजेपी किस लेवल के देश विरोधी हैं। एक शब्द नहीं बोला अमित शाह। तो जो जिस कश्मीर का भारत में अंतिम और पूर्ण रूप से विलय होने के कारण जो भारत का अभिन्न अंग हो चुका था, ये गद्दार नेहरू इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ले जाता है और पाकिस्तान के साथ इस मुद्दे को विवादास्पद मुद्दा बनवाता है। और इसकी गद्दारी यहीं तक नहीं रुकती है। फिर वो एक और भी विवादास्पद बयान भी देता है, कहता है कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग जनमत संग्रह प्लेबिसाइट के द्वारा करेंगे। और ये बयान उसने यूं ही नहीं दिया था, वो जानबूझ कर दिया था। जानबूझ के ये दिया था कि जम्मू कश्मीर में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की बहुतायत है, बाहुल्य है, मेजॉरिटी है, तो उनको पाकिस्तान के पक्ष में बरगलाया जा सकता है, उनको झुठलाया जा सकता है और पाकिस्तान के पक्ष में जनमत संग्रह लाया जा सकता है। और इस प्रकार जनमत संग्रह ला करके वो जम्मू कश्मीर जिसका कि विलय अंतिम और पूर्ण रूप से होने के कारण भारत का अभिन्न अंग हो चुका था,
उसको पाकिस्तान को सौंपा जा सकता है। इसी मंसूबे को, इसी खतरनाक भारत विरोधी मंसूबे को ध्यान में रख करके ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने ये वक्तव्य दिया कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग जनमत संग्रह के द्वारा करेंगे। और फिर देखिए ये एपिसोड में शायद कवर न हो पाया, फिर उसने एक संवैधानिक छल करके, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड करके संविधान में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा वाला ये 370 और 35 से, इन दोनों का मतलब ये था कि कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर जो है, भारत के संसाधनों का प्रयोग करेगा, भारत के संसाधन पर पलेगा, भारत के खर्चे पर पलेगा, उसके पैसे पर पलेगा, लेकिन भारत का उस पर नियंत्रण नहीं होगा। इतनी विचित्र व्यवस्था, भारत विरोधी व्यवस्था, ये व्यवस्था जो है ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू ही कर सकता है। तो हालांकि किस तरह से ये 35 से और 370 जुड़वाए, इसकी भी एक कहानी है जो कि आगे आने वाले एपिसोड में मैं बताऊंगा। और इस व्यवस्था के कारण जो है, मैं क्या व्यवस्था कि जिसके तहत जो है भारत के खर्चे पर, भारत के आर्थिक संसाधनों पर कश्मीर पलेगा, उसका उपयोग करेगा, लेकिन भारत का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। तो इस प्रकार जम्मू कश्मीर जो है आतंकवादियों, अलगाववादियों और पाकिस्तान परस्तों का एक स्वर्ग बन गया, और स्वर्ग बन करके पाकिस्तान का एक उपनिवेश कॉलोनी बन गई। कौन जम्मू कश्मीर, जो भारत का, जिसका कि भारत में अंतिम और पूर्ण रूप से विलय होने के कारण जो उसका अभिन्न अंग हो चुका था, किस प्रकार उसको सौंपने का ये साजिश किया इसने। तो और भी गद्दारियां हैं, तो इसकी गद्दारियों को छिपाने के लिए बीजेपी भी पूरा पत्रकार और पूरा मीडिया लगा हुआ है। लेकिन भारतीय भाई बहनों को जानना जरूरी है। तो दोनों को इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार।